हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी पार्ट। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जिसमें प्रकाश अभिक्रिया, केल्विन चक्र, पथ C4 और दूसरा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। आपको क्या करना है, पहले 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की जो साइंस वाली बुक है उसे अच्छे से रीड कर लेनी है, उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। इसे समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको स्वपोषी और परपोषी के बारे में बताया। स्वपोषी पौधे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इसके एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। परपोषी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल द्वारा ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं। अब ये क्रिया समझेंगे। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के समस्त हरे भाग में होते हैं। इस क्रिया के दौरान सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है, अर्थात मुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है। इसके बाद इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। इस क्रिया का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, लेकिन यह शीघ्र ही सुक्रोज, मंड एवं सेलुलोज में बदल जाता है। यह क्रिया सूर्य प्रकाश के अलग अलग कृत्रिम प्रकाश में भी संपन्न होती है तथा लाल रंग का प्रकाश इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसके बाद है पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रारंभिक प्रयोग। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और ऑक्सीजन जरूरी है। यानी जैसे प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण में संपन्न होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये संरचना होती है ये ग्रेनम, और जो ये संरचना होती है यानी खाली जगह वो होता है स्ट्रोमा। जो प्रकाश संश्लेषण है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ये ग्रेनम में होता है और ये सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। यानी जो लाइट रिएक्शन है इसमें जो सह उत्पाद है वो ऑक्सीजन के रूप में मुक्त होता है। इसे जल का प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण या हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसमें प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा जल का अपघटन होता है। डार्क रिएक्शन ये स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये प्रकाशहीन या इसे ब्लैकमैन रिएक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रकाशीय अपचयन भी कहते हैं। ये अभिक्रियाएं प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया पर निर्भर रहती है। प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में बदलता है। इसके लिए आवश्यक हाइड्रोजन और ऊर्जा की प्राप्ति प्रकाशीय अभिक्रिया द्वारा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है केल्विन साइकिल या इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। इसे हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है जो कार्बोक्सिलेशन करता है, जिसके द्वारा ये फास्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो वातावरण से प्राप्त होता है। इसके बाद इनमें गैप होता है जिसमें ATP प्लस NADPH बनता है। जो ATP प्लस NADPH है वो ADP और IP प्लस NADP में चेंज होता है। इसके बाद ट्रायोज फास्फेट है जिसमें पुनरुद्भवन होता है और इससे जो है ATP है वो ADP में परिवर्तित होता है और ये साइकिल दोबारा से चलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे C3 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला पदार्थ
फास्फोग्लिसरिक होता है। इस चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण C3 चक्र की उत्पादकता कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है C4 पाथवे। ये जो स्ट्रक्चर है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन है ये टॉपिक में, तो आपको बस इसके बारे में पता रखना है, ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है कि PEP होता है जो ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होता है, उसके बाद ये मैलेट में, और ये जो है ये मेसोफिल कोशिका में संपन्न होती है। इसमें PEP, कार्बोक्सिलेज, AMP प्लस PI, ATP प्लस PI भी शामिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर से प्राप्त होता है। फिर मैलेट जो है ये दोबारा से पायरुवेट होता है, और ये दोबारा से ये जो साइकिल है वो दोबारा से चलने लगती है। और ये जो प्रक्रिया है ये पुलाच्छद कोशिका में संपन्न होती है। इसमें CO2 जुड़ता है, जिससे फिर दोबारा से केल्विन चक्र स्टार्ट हो जाता है। केल्विन चक्र वाली प्रक्रिया रुबिको एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है। और ये जो पूरा प्रक्रिया है, यानी ये वाली प्रक्रिया जो मेसोफिल कोशिका में होती है और पुलाच्छद कोशिका में होने वाली प्रक्रिया, इसे ही C4 पाथवे कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। 1966 में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का एक नया प्रकार बताया गया, जिसे हैच स्लैग चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र एक बीजपत्री पौधों में अपवाद स्वरूप पाया जाता है। इन पादप के पत्तों में कोशिकाओं का विशिष्ट व्यवस्था क्रम पाया जाता है, जिसे क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक पहली जो कोशिका होती है, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को चुनकर दूसरी कोशिका में प्रवेश कराती है, जिसके कारण प्रकाशीय शोषण की घटना नहीं होती तथा पादपों की उत्पादकता सामान्य से अधिक होती है। प्रकाशीय शोषण ये क्या होता है, इसे समझ लीजिए। सामान्य पादप में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रकाशीय शोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में हरित लवक, ऑक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया क्रम से भाग लेते हैं। इसके बाद है कैम चक्र, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, नागफनी, ग्वारपाठा जैसे मरुस्थलीय पौधों में विशेष प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, जिसके कारण ये पौधे गर्म व शुष्क वातावरण में भी जीवित रहते हैं। इनमें जल संरक्षण के लिए रंध्र दिन में बंद व रात में खुले होते हैं, इसे कैम चक्र कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जो कारक है वो प्रकाश है। प्रकाश कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो सामान्यतः 3600 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम में होती है। ये दृश्य प्रकाश कहते हैं इसे। इसकी जो दर होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश की तीव्रता जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रकाश की जो तीव्रता अगर अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अधिक होगी। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता का वह माप बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण की दर व शोषण में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की दर बराबर होती है, वह संतुलित प्रकाश तीव्रता बिंदु कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि संतुलित प्रकाश तीव्रता बिंदु किसे कहते हैं। दूसरा जो कारक है वो ताप है। प्रकाश संश्लेषण 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। सामान्यतः वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। यदि 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर के तापमान में लवक व एंजाइम विकृत होने लगेंगे, यानी अगर जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ऊपर यानी 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होती है, तो जो लवक व एंजाइम है वो विकृत होने लगेंगे। तीसरा जो कारक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी उपस्थिति है 0.03% और ये परिवर्तनशील होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी बढ़ेगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। किंतु एक निश्चित सांद्रता के बाद प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं होती। इसके बाद जो चौथा कारक है वो जल है, यानी जल का स्तर अगर कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा। यदि जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो प्रकाश संश्लेषण उसकी भी मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे समाप्त होते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से नोट दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, पहले बुक पढ़नी है। आपको 6 से 12 तक की जो साइंस वाली NCERT की बुक है
उसे पढ़ना है, उसके बाद ही आपको नोट्स पढ़ने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको पॉइंट समझ आएंगे।